Good evening to all my dear students. Today we are going to discuss question number 52 to 68 in worksheet number 4. And in this way we will finish all short answer type question in which you have to answer in 10 to 20 words. तो let's start now. कार्यफलन की परिभाषा लिखिए. कार्यफलन किसे कहते हैं? कार्यफलन क्या होता है कि देखो, धातु के पृष्ठ से हमें इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करना है. उसके लिए क्या चाहिए? हमें जो प्रकाश ऊर्जा होगी उसकी कुछ न्यूनतम उसकी ऊर्जा होनी चाहिए. जो प्रकाश फोटोन के पास जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को हम कहते हैं कार्यफलन. ठीक है. तो किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से मुक्त करने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं कार्यफलन. इसे लिखते हैं ओमेगा से. और ओमेगा किसके बराबर होता है? ओमेगा इज इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट के इक्वल. यहाँ पे जो न्यू नॉट है वो है देली आवृत्ति. ओके. और इस प्रकार आपके साथ कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसा लिख सकते हो, जैसे सीजियम का जो कार्यफलन होता है वो सबसे कम होता है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. इसी प्रकार पोटेशियम का भी और सोडियम का भी. इसीलिए जो सीजियम का उपयोग है वो विद्युत सेल बनाने में किया जाता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, देली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए. देली आवृत्ति क्या होती है? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से या किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उसको हम कहते हैं देली आवृत्ति. और इसे जैसे थोड़ी देर पहले बताया किससे लिखते हैं? इसको लिखते हैं न्यू नॉट से. ओके. तो यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन होगा, मान लीजिए ये धातु है, इसके ऊपर जब भी कोई फोटोन स्ट्राइक करेगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो. इलेक्ट्रॉन केवल तभी उत्सर्जित होगा जब जो आपतित फोटोन की जो आवृत्ति है एक निश्चित जो सीमा है उससे अधिक होनी चाहिए. ठीक है. देली आवृत्ति तक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, उसके पश्चात होता है. ठीक है. तो वही न्यूनतम प्रकाश, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उस पदार्थ की देली आवृत्ति कहलाता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, तापीय इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तापीय इलेक्ट्रॉन होते हैं जब किसी धातु को हम गर्म करते हैं तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है जो उसमें ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं. ओके. और जो पृष्ठीय अवरोध को पार करके उत्सर्जित हो जाते हैं. इस घटना को कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन. ओके. और जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हैं उनको बोलते हैं तापीय इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55. किसी 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के फोटोन से संबंधित ऊर्जा की जूल में गणना कीजिए. ऊर्जा की गणना करनी है जूल के अंदर. ठीक है. तो आपको पता है फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला हमारे पास होता है E इज इक्वल टू एच न्यू. क्योंकि आपको क्या दिया? तरंगदैर्ध्य दिया है, वेवलेंथ दिया है. तो न्यू को मैंने बदल लिया किसके अंदर? लैम्डा के अंदर. तो न्यू की जगह मैंने लिख दिया C/लैम्डा. ओके. तो अब यहाँ पे आपको देखो क्या दिया है. दिया है लैम्डा का मान 4000 एंगस्ट्रॉम. तो लैम्डा का मान मैंने 4000 एंगस्ट्रॉम लिया क्योंकि इसको मीटर में बदलना है. तो 4000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर हो गया ये. ओके. अब इस फॉर्मूले के अंदर ये सारा मान रख दिया मैंने. किस किस का मान? एच प्लांक का कांस्टेंट, उसका मान कितना होता है? 6.62 इंटू 10⁻34. उसके बाद में आगे सी है. सी होता है प्रकाश का वेग. प्रकाश का वेग होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स. और जो लैम्डा का मान जो भी आपने हम यहाँ पे निकाला था इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 गुणा 10⁻⁷, क्योंकि ये 3 है ना, 0 वो उसके साथ बैलेंस हो जाएंगे. 4 गुणा 10⁻⁷ ये मीटर में हो गया. अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जो आंसर आएगा ये जूल में आएगा. 4.965 गुणा 10⁻⁻19 जूल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश सेल क्या होता है? प्रकाश सेल क्या होता है? जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले उसे बोलते हैं प्रकाश सेल. किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? यह जो सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है. ओके. नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत सेल के 2 उपयोग लिखिए. तो मैंने यहाँ पे कई उपयोग लिख दिए, बता भी देता हूँ यहाँ पे. जैसे एक तो है स्वचालित दरवाजों में. स्वचालित दरवाजे क्या होते हैं? ऑटोमेटिक दरवाजे. ठीक है. मतलब जैसे ही कोई पर्सन उनके आगे जाएगा तो दरवाजे है वो अपने आप खुल जाते हैं. ऑटोमेटिक स्वचालित दरवाजे.
ओके। और उसके बाद में स्वचालित स्विचों में, स्वचालित स्विच जैसे सोलर गलियों के अंदर जो लाइट लगी होती है ना, वो सूर्य उदय होते ही जो लाइट अपने आप बंद हो जाती है और सूर्य अस्त होते ही अपने आप जो बल्ब है वो जलने लग जाते हैं। ठीक है, लाइट ऑन हो जाती है। और इनका उपयोग किया जाता है चोर सूचक घंटी के अंदर। चोर सूचक घंटी के अंदर जैसे कोई चीज़ रखी है, जैसे हीरा रखा है या कीमती चीज़ रखी है, तो जैसे कोई चोर उसको खोलने का प्रयास करता है तो वहाँ पर जो ये सेल लगा होता है उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जैसे वो हाथ डालेगा उसका संपर्क कट होगा, संपर्क कट होने से वो अलार्म होगा, वो बच जाएगा। और प्रयोग करते हैं सोलर सेलों के अंदर विद्युत ऊर्जा के लिए। और नेक्स्ट है स्वचालित गणित्रों में, ऑटोमेटिक काउंटर्स के अंदर। ऑटोमेटिक काउंटर्स होता है जैसे दवाइयों की पैकिंग करनी है, एक बोतल के अंदर कितने कैप्सूल डालने हैं, तो वो कोई आदमी गिन के नहीं डालता, वो ऑटोमेटिक गिन के डालते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। और जैसे बड़े कोई हॉल है या स्टेडियम है, उसके अंदर कितने लोग आए या कितने गए, उनकी काउंटिंग जो होती है वो वहाँ पे ये सेंसर लगे होते हैं। और एक उपयोग और आपका जो मोबाइल की ब्राइटनेस है, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिक, जैसे आप धूप में जाते हैं तो ज़्यादा हो जाती है, छाँव में आते हैं तो कम हो जाती है, अंधेरे में कम हो जाती है, उसके अंदर भी सोलर सेल ही लगा होता है। ओके, तो ये सोलर सेल के कुछ उपयोग है, 2 उपयोग लिखने, आप इसमें से जो भी दो चार आपको अच्छे याद रहे वो लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक कार्य है, ऊर्जा है, किसके बराबर होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर। क्योंकि हमें यहाँ पे पूछी है इसकी परिभाषा, डेफिनेशन पूछी है, तो डेफिनेशन है इसकी ये, क्या डेफिनेशन है कि 1 वोल्ट का विभव लगाने के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन है त्वरित होता है, उसके पास जितनी गतिज ऊर्जा होती है उसको ऊर्जा को हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, 1 वोल्ट का विभव लगाने के फलस्वरूप किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा जो प्राप्त गतिज ऊर्जा की जो मात्रा है उसको हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको लिखना है ये। नेक्स्ट है वर्जित ऊर्जा अंतराल को परिभाषित कीजिए। वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है? यह मान लीजिए है कौन सी बैंड? सबसे नीचे वाली बैंड जो होती है वो संयोजकता बैंड, और संयोजकता बैंड के ऊपर जो बैंड होती है वो होती है चालन बैंड। ओके, अब क्या होता है, संयोजकता बैंड और चालन बैंड के अंदर ये कुछ ऊर्जा अंतराल होता है, अवरोध होता है। मतलब कि जो संयोजकता बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं, जब तक उनको इस मात्रा की न्यूनतम ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक वो ऊपर वाली जो चालन बैंड है उसके अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो संयोजकता बैंड जो नीचे वाली बैंड होती है और चालन बैंड जो ऊपर वाली बैंड होती है, इनके मध्य जो ऊर्जा अवरोध होता है उसको हम बोलते हैं वर्जित ऊर्जा बैंड। ओके, यह न्यूनतम ऊर्जा मिलने पर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाता है? इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से निकल करके ऊपर वाली चालन बैंड में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोपिंग क्या होती है? डोपिंग क्या होती है? डोपिंग होती है जैसे शुद्ध सिलिकॉन अथवा शुद्ध जर्मेनियम है, उनकी चालकता हमारे पास परम शून्य ताप पर तो होती है शून्य, और कमरे के तापमान पर बिल्कुल नगण्य होती है, थोड़ी बहुत होती है, वो उसमें विक्षोभ के कारण होती है, जिसका हम कोई उपयोग नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह बनाने में। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह बनाने के लिए उसकी थोड़ी चालकता बढ़ानी पड़ती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। ओके, उन अशुद्धियों को हम कहते हैं डोपिंग। कौन सी अशुद्धियाँ मिलाई जाती है? समूह 13वां अथवा समूह 15वां मिलाया जाता है। ओके, बाकी डिटेल में इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल जैसे सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम है, उसके अंदर अति सूक्ष्म अशुद्धि मिलाने की वह प्रक्रिया जिससे उसकी चालकता है वो बढ़ जाए, उसको हम कहते हैं डोपिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन व होल में किसकी गतिशीलता अधिक होती है और क्यों? ओके, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि जो होल का जो प्रभावी द्रव्यमान है वो अधिक होता है। ओके, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता अधिक होती है, होल जो क्योंकि धनावेशित होता है उसका जो द्रव्यमान है वो ज्यादा होता है। यहां पे आपको नाम लिखना है प्रभावी द्रव्यमान। ओके, प्रभावी द्रव्यमान क्या होता है? ये हायर क्लास का कंसेप्ट है, तो यहां पे हम नहीं करेंगे।
ताप बढ़ाने पर शुद्ध अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा बैंड किस प्रकार बदलता है? देखिए, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर जो संयोजकता बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, ऊर्जा का अवशोषण करके वर्जित ऊर्जा जो गैप होता है थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया था उसको पार करके चालन बैंड में चले जाते हैं। बस यही होता है। ताप बढ़ाने पर संयोजकता बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा का अवशोषण करके वर्जित ऊर्जा बैंड का जो अवरोध है उसको पार करके चालन बैंड में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नेज अर्धचालक की क्रिस्टलीय संरचना का नाम लिखिए। जो नेज अर्धचालक है उसकी जो क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है, समचतुष्फलकीय होती है। समचतुष्फलकीय मतलब इसमें क्या होता है, जैसे सिलिकॉन है, एक जो सिलिकॉन है वो अपने पड़ोसी 4 सिलिकॉन से जुड़ा होता है। ओके, हर सिलिकॉन जो है अपने पड़ोसी 4 सिलिकॉन से जुड़ा होता है। हीरे जैसी संरचनाएं होती है, इसको डायमंड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम की जो क्रिस्टलीय जो संरचना है वो कौन सी है, समचतुष्फलकीय। ये चित्र जो बना है इसमें देखिए आप, जो बीच वाला मान लो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, ये अपने कितने से जुड़ा हुआ है, एक इधर से जुड़ा, एक इधर से जुड़ा, एक इधर से जुड़ा और एक यहाँ पे जुड़ा है, 4 से जुड़ा रहता है। समचतुष्फलकीय संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार्किक या लॉजिक द्वार से आप क्या समझते हो? तार्किक द्वार क्या होता है, एक ऐसा तर्क संगत परिपथ होता है, विद्युत परिपथ ही होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जिसमें क्या होता है, एक या अधिक निवेशी टर्मिनल हो सकते हैं। इनपुट जो है वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन याद रखना है जो आउटपुट होता है वो केवल एक ही होता है। ओके, तो उसमें होता क्या है, संबंध होता है कोई। निर्गत टर्मिनल पर केवल उसी समय निर्गत संकेत प्राप्त होता है जब निवेशी टर्मिनल पर कुछ जो प्रतिबंध है वो क्या हो, संतुष्ट हो। कुछ बूलियन एक्सप्रेशन, जो बूलियन जो सूत्र करते हैं वो फॉर्मूले जो है सेटिस्फाई होने चाहिए, वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आपके पास कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। अर्थात इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि निवेशी संकेतों के मध्य एक तर्क संगत संबंध होना चाहिए, तभी आपके पास आउटपुट आएगा। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार इसको। तार्किक द्वार क्या होता है, एक ऐसा तर्क संगत परिपथ होता है जिसमें एक या एक से अधिक निवेशी टर्मिनल हो सकते हैं, परंतु जो निर्गत होता है वो क्या होता है, केवल एक होता है। निर्गत टर्मिनल पर केवल उसी समय निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं, कब होते हैं, जब निवेशी टर्मिनल पर कुछ प्रतिबंध है वो संतुष्ट होने चाहिए। अर्थात निवेशी संकेतों के मध्य तर्क संगत संबंध होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, एक्सोर द्वार की सत्य सारणी बनाइए। तो सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें यही पूछा गया है, एक्सोर द्वार का तार्किक संकेत क्या है। तो ये होता है एक्सोर द्वार, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। इसमें देखिए, थोड़ी देर पहले हमने किया था ना कि इनपुट तो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट होता है वो केवल एक ही होता है। तो एक्सोर क्या होता है, एक्सोर के अंदर ये 2 इनपुट दिए हैं, ए और बी। आउटपुट का फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, y = ए, उसके बाद में जो प्लस का साइन लिखा है वो सर्कल के अंदर लिखा है +b, और इस सर्कल वाले चिन्ह का मतलब होता है दोनों में से एक होना चाहिए, दोनों एक जैसे कभी नहीं होने चाहिए, समझे। मतलब ए और बी दोनों अलग अलग होंगे तभी आपके पास आउटपुट आएगा। इस सिंबल का मतलब होता है ये। ओके, अब देखते हैं, अब आगे जो इसमें पूछा है इससे जस्ट पहले वाला प्रश्न, एक्सोर द्वार की सत्य सारणी बनाइए। तो मेरे पास मैंने ये एक्सोर द्वार की सत्य सारणी बनाई है। यहां पे मैंने ले लिए इनपुट। इनपुट को क्या है, देखो दोनों 0 0 हो सकते हैं, 1 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकते हैं, या फिर 1 1 हो सकते हैं। ओके, अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको याद रखना, जो बूलियन एक्सप्रेशन है, y = a, जो सर्कल के अंदर लिखा है b, सर्कल के अंदर प्लस का साइन लगा करके बाद में लिखा है b। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोनों अलग अलग, एक जैसे कभी नहीं, तब ये आउटपुट आएगा। कैसे आएगा, फॉर्मूला ये बन गया, देखो y = a b बार प्लस a बार b। अब बार का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा लेना है। उल्टा लेना है किसका, मतलब जैसे अभी मैंने यहां पे ले रहा हूं मैं
ये देखिए मेरे पास में है A और ये मेरे पास में है A बार। ठीक है, A बार का मतलब यहां पे जो 0 था इसका मैंने इधर क्या लिया, इसका इधर लिया 1, ये 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। ओके, इसी प्रकार आप B का लिखोगे, पहले दोनों 0 0 है तो 0 0 का 1 1, लास्ट दोनों 1 1 है तो दोनों का 0 0। अब ये सारा इस फॉर्मूले के अंदर रखा। ठीक है, कैसे रखा, देखो y इज इक्वल टू a मेरे पास कितना 0, तो मैंने लिख लिया 0। ओके, उसके बाद में गुणा करना है b बार से। b बार कितना है, ये देखो b बार गुणा 1, उसके आगे प्लस का निशान, ये प्लस का निशान। a बार मेरे पास ये रहा 1 गुणा b रहा ये 0। ओके, तो ये सारा क्या हो गया 0। एक चीज जो आपको शॉर्ट में आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि जब दोनों 0 0 हो तो भी 0 होता है और दोनों 1 1 हो तो भी 0 होता है। यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इस सिंबल का मतलब क्या होता है, दोनों जब अलग अलग होंगे एक जैसे नहीं होने चाहिए, तभी आपके पास आउटपुट आएगा, नहीं आपके पास जो आउटपुट रहेगा वो शून्य रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोर द्वार का तार्किक संकेत आपको पहले मैंने बता दिया, ये आपको करना है, ऐसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, पीएन संधि क्षेत्र में अवक्षय क्षेत्र क्या होता है। जब पीएन संधि डायोड बनाया जाता है तो क्या होता है, पी प्रकार के अर्धचालक से कुछ होल एन प्रकार के अर्धचालक में चले जाते हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जो एन प्रकार में बहुसंख्यक, आपको पता है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पी वाले भाग में चले जाते हैं, मतलब एक दूसरा 22 वर्षा चले जाते हैं। ओके, तो संधि तल को पार करते समय क्या होता है, जो विपरीत आवेशित होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन और होल युग्म आपस में मिल जाते हैं, मिलकर मतलब उदासीन हो जाते हैं। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि यह वो क्षेत्र होता है जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल घनत्व जो होता है वो कम होता है। मान लो ये पी प्रकार का है, ये एन प्रकार का है। पी प्रकार के अंदर होते हैं होल आपके जाएंगे एन भाग की ओर, और जो एन भाग में इलेक्ट्रॉन है वो आएंगे आपके पी भाग की ओर। तो ये जो संधि तल है, इस संधि तल को पार करते समय इसमें से कुछ है वो मिल जाते हैं, अनावेशित हो जाते हैं। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होल युग्म का जो घनत्व है वो कम होता है, जिसको बोलते हैं अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन का मतलब घटना होता है। ओके, तो इसकी मोटाई कितनी होती है, इसकी मोटाई होती है 10⁻⁻6 मीटर से लेकर 10⁻⁸ मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, धारा लाभ अल्फा व बीटा के मध्य संबंध लिखिए। तो ये आप याद रखना, 1/अल्फा किसके बराबर होता है, 1/बीटा प्लस 1। ओके, डन। एक क्वेश्चन और, कौन सा क्वेश्चन, जो आप 83 नंबर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा वो बाय मिस्टेक रॉन्ग हो गया, तो मैं यहाँ पे करेक्ट करा रहा हूँ। वो हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का मान कितना होता है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने उस दिन पूरा सॉल्व नहीं किया मैंने। हाइड्रोजन परमाणु के nवें कक्ष की ऊर्जा कितनी होती है, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ओके, तो पहले कक्ष की ऊर्जा n की जगह मैंने मान रखा 1, तो ये आया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार जब अनंत में कक्ष की ऊर्जा निकालेंगे तो n का मान रखेंगे अनंत, किसी का बटा अनंत, वो हो गया 0। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो आपने पहले कक्ष की ऊर्जा निकाल ली और अनंत में कक्ष की ऊर्जा निकाल ली। अब क्वेश्चन बोल रहा है जो संक्रमण करना है इसका, इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर में है उसको सबसे पूरी तरह से बाहर निकालना है, मतलब कि अनंत में कक्ष में लेकर जाना है। तो आप यहां पे करोगे फाइनल माइनस इनिशियल, ऊर्जा परिवर्तन कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना, फाइनल मतलब ई अनंत माइनस E1, तो 0 माइनस, ये साथ में माइनस लगाना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मान जो आया है वो प्लस में आया है, इसका मतलब इतनी ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा पूरी तरह से बाहर, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो ये क्वेश्चन आप प्लीज दोबारा कर लेना। तो इस प्रकार आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए और ये जो
10 to 20 वर्ड्स वाले क्वेश्चन है, ये भी कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। आपने वीडियो को ध्यान से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।